सुरक्षा के परंपरागत तरीके, जिसमें युद्ध को रोकना और या युद्ध को सीमित करना, ये मुख्य लक्ष्य होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, अर्थात किस तरीके से युद्ध को रोकने का प्रयास होगा, किस तरीके से युद्ध के नुकसान को सीमित करने का प्रयास होगा, इस पर थोड़ा सा हम और थोड़ा चर्चा करें। पहला, परंपरागत तरीकों में पहला तरीका है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन के क्या मायने हैं, जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, अर्थात तराजू का जो पलड़ा होता है, दोनों पलड़े वे बराबर रहें, कम से कम हमारा पलड़ा नीचे न रहे, बराबरी की शक्ति हो। सन 1648 से लेकर जब पहली बार आधुनिक तरीके से युद्ध लड़ा गया था, प्रथम विश्व युद्ध तक अर्थात 1917 तक जो मुख्य शक्तियां थी, उनके मध्य शक्ति संतुलन में यूरोप की मुख्य भूमिका थी। शक्ति संतुलन यूरोपीय देशों के बीच में अपनी सुरक्षा का सबसे बढ़िया तरीका माना जाता था। आप यूरोप के नक्शे को देखिए, इस नक्शे में छोटे छोटे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक एक देश की कई अन्य देशों के साथ सीमाएं हैं। विशेषकर आप यूरोप के पश्चिमी यूरोपीय देशों को देखें, अपने समय में यद्यपि ये देश बड़े छोटे छोटे दिखते हैं क्षेत्रीय दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, पर इनका वर्चस्व विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में बना हुआ था और इनका साम्राज्य हुआ करता था। सब देशों का साम्राज्य था, चाहे वो फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटाली हो या पुर्तगाल हो और भी अन्य देश। एक दूसरे पर हमले ना हो, शत्रु देश हम पर हमला ना करे, ये प्रयास इन देशों के बीच में हमेशा रहता था, क्योंकि हितों का टकराव इनके बीच में सतत रहा। सभी के हित वही थे, सभी विश्व में अपने वर्चस्व कायम रखने का प्रयास में दूसरे क्षेत्रों में लड़ाइयां लड़ रहे थे, लेकिन अपनी सीमाओं को शत्रु देश से बचाने के लिए क्या तरीका अपना रहे थे? वही तरीका जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन जो व्यवस्था है वो इस बात पर आधारित है कि यदि प्रमुख शक्तियों के बीच शक्ति का संतुलन कुछ इस तरह है कि कोई भी राष्ट्र अकेले सैनिक विजय के लिए आवश्यक नहीं है, तो वे शक्तियां युद्ध से बचने का प्रयास करेंगी और सुरक्षा को खतरा इस प्रकार उत्पन्न नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह सुनिश्चित करना है कि सब राष्ट्र अलग थलग रहें, अकेले अकेले रहें, क्योंकि जहां वो 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। सामरिक दृष्टि से ये जो संगठन बनेगा ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इस प्रकार इस काल में हम देखते हैं कि यूरोप में लगातार ये प्रयास हुआ राष्ट्रों को अलग थलग रखने का, इस तरह की राजनीति करने का कि कोई 2 राष्ट्र एक खेमे में ना आए। इसके विपरीत यदि किसी राष्ट्र की शक्ति इतनी बढ़ जाए कि वह दूसरे पर विजय करने के लिए सुनिश्चित हो जाए, तो युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए राष्ट्र की स्थिति बढ़ने नहीं देना, राष्ट्र की शक्ति को बढ़ने से रोकना, शत्रु राष्ट्र की शक्ति को, पड़ोसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ने से रोकना, ये भी एक दूसरा तरीका। पहला तरीका अलग थलग रखना, दूसरा तरीका सामरिक दृष्टि से कोई राष्ट्र हमसे बहुत आगे ना हो जाए। यूरोप में 1817
1871 से लेके 1914, इस बीच दो सैन्य गठबंधनों में शक्ति संतुलन के कारण बड़ी शांति बनी रही। 1871 वह लैंडमार्क वर्ष जब जर्मनी की स्थापना होती है, आधुनिक जर्मनी की, एक नए राष्ट्र का जन्म होता है। और जब नए राष्ट्र का जन्म होता है तो निश्चित रूप से वो अन्य राष्ट्रों के कुछ क्षेत्रों को हथियाकर ही तो एकीकृत होता है और एक राष्ट्र बनता है। और ऐसे हथियाने की प्रक्रिया में वह अन्य राष्ट्रों को नाराज करता है। ये अन्य राष्ट्र इकट्ठे हो जाएं तो इस नवोदित राज्य को परेशान कर सकते हैं। लेकिन जहां अन्य राष्ट्र एकत्रित तो हुए, नवोदित राज्य ने भी सुनिश्चित किया कि उसके साथ भी कुछ मित्र रहें और इस प्रकार शक्ति संतुलन को बनाए रखने में सफलता मिली। तुम यदि 19 तो मैं 20, तुम यदि 20 तो मैं 21, कुछ इस तरह की भावना से यूरोप के ये राष्ट्र, प्रमुख राष्ट्र होड़ कर रहे थे। और ऐसा करते हुए उनका प्रयास केवल यही था कि पड़ोसी के नाते वो हमला ना कर सकें, अलग थलग रहें। दूसरा, सामरिक दृष्टि से उनके वो ज़्यादा ताकतवर ना हो जाएं। और इसलिए बैलेंस ऑफ पावर बना रहा और इसी का परिणाम था कि 1914 तक, अर्थात लगभग 40 वर्ष, 50 वर्ष कोई युद्ध नहीं हुआ, शांति बनी रही। पहला जो त्रिपक्षीय संगठन जिसे इतिहास में आप पढ़ेंगे तो जिसे ट्रिपल अलायंस कहते हैं। ट्रिपल अलायंस में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और इटली था। जर्मनी को मालूम था कि मैंने कुछ देशों पर हमला करके उनके कुछ क्षेत्रों को हड़प के अपना राष्ट्र बनाया है, तो इसलिए वे शत्रु देश जिनसे हड़प के मैंने अपना राज्य बनाया है, वे तो सतत रूप से बदला लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए जर्मनी सतत रूप से प्रयासरत था कि वह कुछ अन्य देशों के साथ गहन मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और इस प्रकार शक्ति संतुलन का एक प्रयास था। तो जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया आते हैं, जर्मनी के साथ इटली आते हैं और ये कहलाता था ट्रिपल अलायंस। वहीं दूसरा गठबंधन जो एंटी जर्मनी था, जिसे जर्मनी ने नाराज किया था अपने देश के उदय की प्रक्रिया में, उसे कहते हैं ट्रिपल एतां, ENTE। एक था ट्रिपल अलायंस और दूसरा था ट्रिपल एतां। इसमें भी 3 देश शामिल थे, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, चांसलर हिटलर, जिसे आप सब अच्छी तरह जानते हो। जब उसे सुनिश्चित हो गया कि सैनिक विजय हासिल हो सकती है, तो उसने 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। जब तक उसे लग रहा था कि अभी स्थिति कमोबेश उतनी मजबूत नहीं है, उसने युद्ध का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन जब उसने अध्ययन के बल पर, अनुभव के बल पर और राजनीतिक दांव पेंच के आधार पे जब ये उसको लगा कि अब जर्मनी उस जगह पर पहुंच गया है जहां वह पराजित कर सकता है दूसरे राष्ट्रों को, उसने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन बाद में उसे जर्मनी की पराजय का एहसास हो गया तो मानसिक संतुलन खो बैठता है। जब 1945 में उसे लगता है कि अब तो पराजय आ जाएगी। याद रखेंगे, लड़ाई शुरू हुई 1939 में और 1942-43 तक हिटलर और उसकी फौज जीत रही थी। ट्रिपल अलायंस जो है उसमें अब जापान भी आ गया था और इस प्रकार जब अपनी शक्ति और मजबूत कर लिया था और सफलता के कगार पर था, एक के बाद एक सफलता
उसको मिलती जा रही थी, एक क्षण ऐसा आया जब पराजय की भनक लगने लगी और इस पराजय की संभावना को देखते हुए हिटलर घबरा गया, मानसिक संतुलन खो दिया और अंततः उसने आत्महत्या कर ली। 20वीं शताब्दी में परमाणु हथियारों के युग में ये शक्ति संतुलन का रूप थोड़ा बदल गया है। अभी जो उदाहरण हमने दिए ट्रिपल लता और ट्रिपल अलायंस, ये शक्ति संतुलन के उदाहरण थे। अब बात करते हैं हम परमाणु हथियारों से जुड़े हुए संतुलन की। उसको हम कह सकते हैं आतंक के संतुलन की अवधारणा। आतंक के संतुलन की। आतंक, मैं ज़्यादा आतंक फैला सकता हूं आपसे, हम और आप दोनों आतंक को फैलाने में बराबर सक्षम हैं। ये आतंक का संतुलन कहलाया। इसके मायने ये हैं कि दोनों महाशक्तियां, चाहे वो सोवियत संघ हो, तत्कालीन सोवियत संघ जो अब रूस के नाम से उत्तराधिकारी राष्ट्र बन चुका है, तो दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों की इतनी बड़ी संख्या कि यदि वह विरोधी के विरुद्ध आक्रमण करता है तो जवाबी आक्रमण में स्वयं उसका विनाश होगा। अर्थात दोनों राष्ट्र इतने खतरनाक हथियार अपने पास रखें, खतरनाक हथियारों का संतुलन ऐसा रहे कि यदि अमेरिका रूस पे आक्रमण करता है तो रूस का जो नुकसान होगा तो होगा ही, अमेरिका का नुकसान भी कुछ कम नहीं होगा। अमेरिका का विनाश भी उतना ही सुनिश्चित है जितना कि सोवियत संघ का, या वाइस वर्सा। रूस यदि अमेरिका पे हमला करता है तो शायद रूस को भी उतना ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान भुगतना पड़ेगा जितना अमेरिका को। जवाबी आक्रमण दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। जवाबी आक्रमण, और जवाबी आक्रमण तो होगा ही। इसलिए परमाणु युग में जो महाशक्तियां हैं, एक दूसरे से हमेशा आक्रमण करने से बचती रही। सदैव उनके बीच में वाक युद्ध होता रहा। माइक पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, जनसभाओं, पैम्फलेट, इन सब के माध्यम से दुष्प्रचार बहुत हुआ। एक दूसरे पर बहुत आरोप लांछन लगाए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरसक कोशिश हुई, लेकिन हथियारों का उपयोग नहीं किया, आक्रमण नहीं किया। और यदि दोनों लड़े तो वो किसी दूसरे देश की जमीन पर, और वह भी स्वयं आमने सामने होकर नहीं, किसी अन्य देश के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का इतिहास रहा है, जिसे हम कहते हैं शीत युद्ध का इतिहास। एक दूसरे पर आक्रमण करने से बचते रहने के पीछे संभावित विनाश, दोनों देशों के संभावित विनाश का भय था। अपने को सुरक्षित रखना ऐसी स्थिति में संभव नहीं था। इसीलिए इन दोनों के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ। 50 साल का इतिहास, जिसमें 40 वर्ष का इतिहास तो लगभग शीत युद्ध का रहा है। ऐसी सारी लड़ाइयों का इतिहास रहा है जिसके पीछे अमेरिका और रूस थे, अमेरिका और सोवियत संघ थे। लेकिन ये दोनों महाशक्तियां स्वयं के विनाश के भय से भले ही विजयी होती, पर स्वयं का विनाश भी होता, इस भय से दोनों ने लड़ाई से, आक्रमण से कोसों मील दूरी बना के रखी। दूसरा, आज जहां संतुलन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है परंपरागत सुरक्षा के मद्देनज़र, वहीं दूसरा है सैन्य गठबंधनों का निर्माण। दूसरा तरीका जिसके आधार पे सुरक्षा सुनिश्चित की जाने का प्रयास हुआ,
एक तो शक्ति संतुलन के आधार पे, चाहे वो हथियारों के रूप में हो, चाहे वह परमाणु हथियारों के रूप में हो, आतंक के रूप में हो। वहीं दूसरा जो तरीका था परंपरागत सुरक्षा के मद्देनज़र, वह था सैन्य गठबंधनों के माध्यम से। शीत युद्ध के अध्याय में, दो ध्रुवीय विश्व के अध्याय में, और इसके अलावा अमेरिकी वर्चस्व के अध्याय में हमने इस बात को बारंबार पढ़ा कि कैसे एक दौर ऐसा आया जब विश्व के सभी देश लगभग किसी न किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने में की होड़ में आ गए। ये कोई सादा गठबंधन नहीं था, सैन्य गठबंधन। सैन्य गठबंधन का अर्थ क्या कि यदि इस गठबंधन के किसी एक देश पर हमला होता है किसी शत्रु देश द्वारा, तो इस गठबंधन के सभी देश इसे अपने पर हमला मानते हुए प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करेंगे। इसे कहते हैं सैन्य गठबंधन। कोई आर्थिक विकास का गठबंधन नहीं था, कोई सांस्कृतिक या किसी अन्य मुद्दे का गठबंधन नहीं था। पूरा ध्यान सैन्य गठबंधन पर था। परंपरागत सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह के गठबंधनों का बहुत महत्व है, बहुत अहम है। ऐसे सैन्य संगठन इस काल में हमने बहुत देखे। सैन्य गठबंधन का उद्देश्य, जैसे मैंने बताया, उसका परिणाम क्या कि इसका उद्देश्य ये हो जाता है कि दुश्मन देश को सैन्य हमले से रोकना, क्योंकि उसको पता है कि यदि मैं किसी एक देश पर हमला करता हूं तो इस गठबंधन के अन्य देश उसे अपने पर हमला मानते हुए प्रतिक्रिया करेंगे, जो बड़ी खतरनाक होगी। तो इस प्रकार सैन्य हमले को रोकने और उससे अपनी रक्षा करने, ये उद्देश्य होता है सैन्य गठबंधनों के निर्माण के पीछे। देखिए, सैन्य गठबंधन बनते हैं उस गठबंधन की सैनिक एकजुटता को दिखाने के लिए, उस गठबंधन की सैन्य ताकत को दिखाने के लिए, उस गठबंधन राष्ट्रों के हथियार, तकनीक आदि का समुचित उपयोग करने के लिए आक्रमण की स्थिति में। लेकिन इनका उद्देश्य कतई नहीं होता आक्रमण करना। इस गठबंधन के पीछे जो बात आपको समझनी है वह है किसी संभावित हमले को रोकना, शत्रु देश में भय पैदा करना कि हम पर हमला करोगे तो खतरा है, और ऐसा करते हुए अपनी रक्षा करना। ये होता है सैन्य गठबंधनों के निर्माण के पीछे की राजनीति और उद्देश्य। सैन्य गठबंधन, जब एक गठबंधन बनता है तो उसके जवाब में दूसरा गठबंधन भी तैयार होता है, और ऐसी स्थिति में एक विशेष क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाने की कोशिश होती है। दूसरा, इसका मकसद, कहने का उद्देश्य ये है कि शक्ति संतुलन हथियार के माध्यम से, शक्ति संतुलन आतंक या डर दिखाने के माध्यम से, इसके अलावा शक्ति संतुलन सैन्य गठबंधनों के निर्माण से भी होता है। ये जो गठबंधन है राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाए जाते हैं। संबंधित राष्ट्रों के बीच में एक कॉमन हित होना चाहिए, और राष्ट्रीय हितों के बदलने के साथ साथ गठबंधन का स्वरूप भी बदलते जाता है। एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है इसमें, और वह है अफगानिस्तान को लें। अफगानिस्तान के प्रति अमेरिका की जो नीति थी, उसको यदि आप समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे कहने के मायने क्या हैं जब मैं कहता हूं कि गठबंधन राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनता है, और राष्ट्रीय हितों के बदलने के साथ साथ गठबंधन का स्वरूप भी बदल जाता है। 1980 को याद करें, 1980 का दशक, अफगानिस्तान भारत की सीमा से लगा हुआ,
बहुत ही कठिन दौर से गुजरा है ये देश, और भारत इस पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते वहाँ की घटनाओं से अपने को अछूता नहीं रख सकता था। 1980 के दशक में जब सोवियत सेना अफगानिस्तान में थी, पहले बार सोवियत संघ हमला करता है, तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका शक्ति संतुलन के नाम पर इस्लामी उग्रवादियों को बढ़ावा देता है, ताकि, क्योंकि खुद तो हमला नहीं कर सकता, खुद तो सोवियत संघ पर प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों को खतरा है, दोनों के विनाश की संभावना है, तो वो इस्लामिक संगठनों के जरिए, इस्लामिक उग्रवादियों के जरिए सोवियत संघ से टकराहट करता है। और बाद में सोवियत संघ अंततः मैदान छोड़कर चला जाता है, बिना युद्ध की समाप्ति या बिना पराजय की घोषणा किए, और अमेरिका वहां आता है। ओसामा बिन लादेन, उसका जो संगठन है अल कायदा समूह के आतंकवादियों ने उसी ट्विन टावर्स पर हमला किया था जिसे 9/11 की घटना कहते हैं। और इस प्रकार ये जो संगठन था इस्लामिक उग्रवादियों का, इसका निर्माण अमेरिका ने किया था, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ा। बाद ये जो सैन्य संगठन है, इसने एक तरीके से एंटी इस्लामिक संगठन का रूप ले लिया था, और इस प्रकार कहने का मकसद ये कि गठबंधन का स्वरूप, गठबंधन का उद्देश्य भी बदल गया। अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने अल कायदा के ठिकानों को फिर बाद में निशाना बनाया, उसे तहस नहस किया, और उसके बाद दिसंबर में अफगानिस्तान से तालिबान का शासन समाप्त किया और खुद वहां बैठे। मकसद ये कहने का कि सैन्य गठबंधनों का निर्माण किसी खास उद्देश्य से होता है, और उसके पीछे शक्ति संतुलन की ही भावना निहित है। शीत युद्ध के दौरान 2 बल्कि 4 सैन्य गठबंधन तैयार हुए। नाटो, वॉर्सो पैक्ट, सीटो, सेंटो। वर्तमान समय में एक नाटो ही सैन्य गठबंधन के रूप में कायम है, और जब चारों का निर्माण हुआ था शीत युद्ध के दौरान, शीत युद्ध के काल के दौरान, तो एक दूसरे के प्रतिक्रियात्मक परिणामों से हुआ था। नाटो जो संगठन था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन था। इसमें अमेरिका की ओर जो देश या अमेरिका से जो प्रभावित थे, अमेरिकी खेमे में शामिल हुए, और इस प्रकार एक खेमा बना कहलाया अमेरिकी गुट, पहला ध्रुव, प्रथम ध्रुव। बाईपोलर वर्ल्ड में पहला जो पोल था वो ये था, नाटो जिसकी धुरी में था। इसकी जवाब में वॉर्सो पैक्ट का निर्माण होता है, और वॉर्सो पैक्ट का नेतृत्व सोवियत खेमा कर रहा था। इसमें वे देश शामिल थे जो सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र में थे। आप देखेंगे पश्चिमी यूरोप के इस नक्शे को, और बल्कि विश्व के नक्शे को भी देखिए, उसमें आप पाएंगे किस प्रकार नाटो और वॉर्सो पैक्ट ने पूरे विश्व को 2 खेमे में बांट दिया था। हाँ, एक तीसरा खेमा ऐसा था जिसमें वे राष्ट्र शामिल थे जो ना इस खेमे में थे ना इस खेमे में थे, ना वो वॉर्सो पैक्ट के खेमे में थे और ना नाटो में, जिसे हम कहते हैं गुट निरपेक्ष राष्ट्र, नॉन अलाइंड देश, जिसमें भारत शामिल था, बल्कि भारत इसके संस्थापक देशों में था, इस गुट के संस्थापक देशों में।
खैर, ये थोड़ा सा विषय से हटकर है ये वाली बात, जो आप अन्य अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि वर्तमान में नाटो अकेला एक देश गुट है, सैन्य गुट, जो अभी अस्तित्व में है, और इसका उद्देश्य क्या है। पहला, यूरोप पर हमले के समय अवरोध की भूमिका निभाना। यूरोप के राष्ट्रों पर, नाटो से जुड़े राष्ट्रों पर किसी भी तरीके का हमला होता है तो उसे रोकना, हमले की संभावना को रोकना। अर्थात इशारा काफ़ी है, शत्रु देश रूस, सोवियत संघ और इन देशों को चेतावनी है कि हम पर हमला करोगे, हम में से किसी एक पर, तो बाकी अन्य राष्ट्र नाटो से जुड़े हुए आप पर हमला करेंगे। दूसरा, इसका उद्देश्य है सैन्य और आर्थिक विकास के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपीय देशों की सुरक्षा छतरी प्रदान करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा छतरी के मायने क्या हैं? इस गठबंधन के माध्यम से सैन्य बल को मजबूत बनाना, संबंधित देशों के बीच में तालमेल बनाना, सैन्य मामले में तकनीकी या ट्रेनिंग के माध्यम से अपने सैन्य शक्ति को मजबूत बनाना, और ऐसा करते हुए आर्थिक विकास भी समग्र दृष्टि से करना। ये थोड़ा सा उद्देश्य बदला हुआ है आज के परिप्रेक्ष्य में, जब शीत युद्ध का काल समाप्त हो गया है, जब सोवियत संघ जैसी दूसरी महाशक्ति या दूसरा ध्रुव अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसी स्थिति में नाटो का उद्देश्य थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा स्वरूप बदल गया है। अब सैन्य गठबंधन के नाम से जो संगठित हुए हैं, वे लोग अब अपने आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास को भी एक मुख्य मुद्दा बना के रखा है। और तीसरा नाटो का उद्देश्य है सोवियत संघ के साथ होने वाले या रूस या ऐसे देश के साथ होने वाले संभावित युद्ध के लिए यूरोप और अमेरिका के लोगों को मानसिक रूप से तैयार रखना। मानसिक रूप से तैयार रखने के पीछे मकसद ये है कि इन देशों के नागरिकों में इस बात के प्रति सतत जागरूकता लाना कि वे लोग सुरक्षित हैं। नाटो के बैनर तले उनकी सुरक्षा में किसी तरह का समझौता नहीं किया गया।